हेलो एवरीवन, जीके दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर करते हैं डेली लुसेंट ज्योग्राफी। आज के लुसेंट ज्योग्राफी में जो टॉपिक है वो नदियों के बारे में विशेष इसमें दिया हुआ है। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में जो हम कवर किए थे, यहाँ पे देखिए, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने कवर कर दिए थे ये भारत की नदियाँ। यहाँ देखिए, एक मिनट, ये देखिए, हम ये कवर कर दिए थे भारत की नदियाँ। तो और इसी सब के बारे में यहाँ पे विशेष रूप से दिया हुआ है, तो इसको हम आज कवर करते हैं। यहाँ से हमने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में यहाँ तक कवर किए थे कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। यह गंगा की मुख्य धारा है। आगे हम यहाँ कवर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमानी। यहाँ पे देखिए, अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमानी अलकापुरी हिमनद में है। अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी है पिंडार, जो इससे कर्ण प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा धौली और यहाँ पे देखिए, अलकनंदा में महासीर नाम की मछली होती है, जिसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है। महासीर के बारे में यूपीएससी में भी, महासीर मछली के बारे में यूपीएससी में भी एक बार क्वेश्चन पूछा था। कह रहा है कि इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है, किंतु अंडा देने के लिए यह ऊपर आ जाती है। अलकनंदा एवं मंदाकिनी या काली गंगा के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। ये भी ध्यान रखना है। आगे कह रहा है कि गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है, जहां अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती है। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर बहती है। तो देखिए, इसमें दिया है कि धौली और विष्णु प्रयाग, यहाँ पे एक मिनट दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, धौली और विष्णु गंगा का संगम। यहाँ पे धौली और विष्णु प्रयाग गंगा का संगम, अलकनंदा और कर्ण प्रयाग पिंडार का संगम, अलकनंदा और रुद्र प्रयाग मंदाकिनी का संगम, अलकनंदा और देव प्रयाग भागीरथी का संगम। कहने का सेंस है ये कि धौली और विष्णु प्रयाग किसका है, गंगा का संगम कहलाता है। धौली और विष्णु प्रयाग किसका संगम कहलाता है, गंगा का संगम। अलकनंदा और कर्ण प्रयाग, एक मिनट, सॉरी, देखिए फिर से देखिए, धौली और विष्णु गंगा का संगम विष्णु प्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्ण प्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्र प्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देव प्रयाग कहलाता है। तो ये देखिए, सारा प्रयाग कब कब कहलाते हैं। धौली और विष्णु गंगा का संगम विष्णु प्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्ण प्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्र प्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देव प्रयाग कहलाता है। तो इस तरह से ये सारे प्रयाग हो गए। नेक्स्ट दिया है कि यहाँ पे अलकनंदा, गंगा नदी का नाम गंगा देव प्रयाग के बाद पड़ता है। गंगा नदी का नाम गंगा किसके बाद पड़ता है, देव प्रयाग के बाद पड़ता है, जहां अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती है। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर बहती है। आगे है, गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है और पावना के पूर्व गोलुंडो घाट के पास पद्मा से मिलती है और इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। आगे बहती हुई जब यह नदी चांदपुर के उत्तर पहुंचती है तो मेघना इससे आकर मिलती है।
तब यह मेघना के नाम से बहती हुई कई जल वितरिकाओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की सहायक नदी बराक नदी का उद्गम मणिपुर की माउंट जनापो पहाड़ी है। ये भी यूपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि ये बराक नदी कहाँ से निकलती है। तो बराक नदी जो है मणिपुर के माउंट जानपो पहाड़ से निकलती है। आगे देखिए यहाँ पे दिया है ब्रह्मपुत्र नदी यारलुंग जांगबो नदी चेमायू हिमानी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? यारलुंग जांगबो नदी। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी चेमायुंग हिमानी से निकलती है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर, तिब्बत में इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में के सदिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि पश्चिम से पूर्व बहती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदी। नेक्स्ट देखिए है, यह एक पूर्ववर्ती नदी है। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदी, जैसे यहाँ से चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है, तो इसके बाएं तट की ये बाएं तट वाली ये होगी इसके बाएं तट की सहायक नदी, और ये हो जाएगी दाएं तट की सहायक नदी। तो देखिए इसके बाएं तट की यानी ब्रह्मपुत्र नदी की बाएं तट की सहायक नदी जो है वो है सुबनसिरी। सहायक नदी है सुबनसिरी, कामेंग, मानस एवं संकोश। सुबनसिरी का उद्गम तिब्बत में है और यह भी एक पूर्ववर्ती नदी है। सुबनसिरी का उद्गम कहाँ है? तिब्बत में है, और यह भी एक कौन सा नदी है? पूर्ववर्ती नदी है। आगे देखिए दिया है, ब्रह्मपुत्र नदी फिर बांग्लादेश में गोलपारा के पास प्रवेश करती है, और ये जो है असम के बाद ये बांग्लादेश में गोलपारा के पास प्रवेश करती है और फिर दक्षिण की ओर बहती है। और जैसे ये इधर आई ऐसे अरुणाचल प्रदेश पर प्रवेश की, असम से बहती हुई ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और दक्षिण की ओर बहने लगती है। दक्षिण की ओर बहती है। बांग्लादेश में तिस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है। बांग्लादेश में तिस्ता नदी इसके कौन से किनारे पर मिलती है? दाहिने किनारे पर मिलती है, और इसके बाद यह जमुना कहलाती है। और जब ये दाहिने किनारे पर तिस्ता नदी से मिल जाती है तो ये क्या कहलाती है? जमुना कहलाती है। अंत में यह नदी पद्मा के नाम के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट देखिए दिया है, चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है। यहाँ देखिए चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। चंबल कहाँ की नदी है? राजस्थान में भी एक चंबल नदी बहती है। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। यह 84गढ़ चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नदी पर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के पास प्रख्यात चुलिया जलप्रपात है, और चुलिया जलप्रपात जो है वो चंबल नदी जो राजस्थान में बहती है वही है, वहीं पे चुलिया जलप्रपात है। नेक्स्ट है, सिंधु नदी भारत में लद्दाख के लेह जिले से होकर बहती है। सिंधु नदी कहाँ बहती है? भारत में लद्दाख के लेह जिले से। क्या है? सिंधु नदी भारत में लद्दाख के लेह जिले से होकर बहती है। भारत और पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता संधि 1960 के अनुसार मतलब कि भारत और पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल समझौता संधि हुआ था। कब? 1960 में। और इसके अनुसार जो है, इस समझौता के अनुसार इस नदी पर क्रम यानी सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदी झेलम एवं चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। एवं भारत केवल कितना प्रतिशत जल उपयोग कर सकता है? केवल 20% सिंधु नदी, झेलम एवं चिनाब का। नेक्स्ट है, नोट में दिया है, यहाँ पे याद रखने के लिए है, हरियाणा और दिल्ली राज्य अम्बाला के आसपास की भूमि
मतलब कि हरियाणा और दिल्ली राज्य, ये जो है अम्बाला के आसपास की भूमि है। सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य करती हैं, क्योंकि इसके पूर्व की नदियां बंगाल की खाड़ी में एवं पश्चिम की नदियां अरब सागर में गिरती हैं। अम्बाला से सुंदरबन तक मैदान लगभग 1800 किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से लगभग 300 मीटर है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे रायगढ़। देखिए नेक्स्ट है रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है, जो इन दोनों स्थानों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच कौन सी नदी बहती है? सावित्री नदी बहती है, और इन दोनों स्थानों के बीच किसका निर्धारण करती है? सीमा रेखा का निर्धारण करती है। आप जो है रायगढ़ एवं रत्नागिरी इंडियन मैप में डालिएगा, इंडियन मैप रायगढ़ एवं रत्नागिरी शो ऑन द इंडियन मैप, तो ये दिखा देगा, और सावित्री रिवर भी वहाँ पे दिखाएगा। नेक्स्ट है गूगल पे ये डाल के देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बंसधारा नदी ओडिशा के कालाहांडी जिले से निकलती है। बंसधारा नदी कहाँ से निकलती है? तो ओडिशा के कालाहांडी जिले से निकलती है, जो गोदावरी एवं ऋषिकुल्या नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंसधारा नदी जो है ओडिशा के कालाहांडी जिले से निकलती है, जो गोदावरी एवं ऋषिकुल्या नदी के बीच से बहते हुए कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे है गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया भारत के 7 राज्यों। गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया भारत के 7 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं ओडिशा में विस्तृत है। गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र कहाँ है? कैचमेंट एरिया कहाँ है? भारत के 7 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं ओडिशा में विस्तृत है। नेक्स्ट है बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है। बराक नदी जो है, बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है। यह भारत के असम, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। कह रहा है बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है। ये भी पूछा हुआ है यूपीएससी में ये क्वेश्चन कि बराक नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है, और यह भारत के असम, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जीरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगई, सोनाई। बांग्लादेश में इसे सुरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है। बराक नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? सुरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है। बराक नदी को क्या घोषित किया गया? राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है। इस नदी पर तिहाई मुख्य बांध अवस्थित है। इस नदी पर कौन सा बांध अवस्थित है? इस नदी पर तिहाई मुख्य बांध अवस्थित है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं बगई है। कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, मतलब सबसे उत्तर में है महानदी प्रायद्वीपीय भारत में। ये देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इसके सबसे उत्तर में है महानदी, उसके बाद है गोदावरी, उसके बाद है कृष्णा, उसके बाद है पेन्नार, उसके बाद है कावेरी, और फिर उसके बाद है बेगई, यानी सबसे साउथ में बेगई रिवर है। तो नेक्स्ट देखिए प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम। अब यहाँ पे देखेंगे कि प्रायद्वीपीय नदियों में मतलब कि ये प्रायद्वीपीय भारत कहता है। यहाँ पे सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। उसके बाद कृष्णा, उसके बाद है नर्मदा, फिर उस नर्मदा के बाद है, यानी नर्मदा से छोटी है महानदी, महानदी से छोटी है कावेरी, और कावेरी से छोटी है ताप्ती। नेक्स्ट देखेंगे 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दक्षिण भारत को 2 बड़ी नदियों
दो बड़ी नदियों यहाँ पे देखिए 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के अंतर्गत दक्षिण भारत की दो बड़ी नदियों गोदावरी एवं कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया। कब किया गया? 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दक्षिण भारत की दो बड़ी नदियां गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया। इसके अंतर्गत परीक्षण के तौर पर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले इब्राहीमपट्टनम नामक स्थान से पहली बार गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक पानी को पोलावरम नहर द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया करा। इसके अंतर्गत परीक्षण के तौर पर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले इब्राहीमपट्टनम नामक स्थान से पहली बार गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक पानी को पोलावरम नहर द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया। यह पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना आंध्र प्रदेश के कृष्णा व गुंटूर जिले में पानी की कमी का सामना कर रहे किसानों के लिए लाभकारी मानी जा रही है। कह रहा है कि ये जो पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना जो है ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा व गुंटूर जिले में पानी की कमी का सामना कर रहे किसानों के लिए क्या माना जा रहा है? लाभकारी माना जा रहा है। नेक्स्ट देखिए गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। गोवा में जो महत्वपूर्ण नदियां हैं कौन है? मांडवी और ज्वारी। मांडवी नदी कर्नाटक के में पश्चिमी घाट के ढलानों में उत्पन्न होती है। गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं मांडवी और ज्वारी। मांडवी नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट की ढलानों में उत्पन्न होती है। केरल की सबसे बड़ी नदी है भरतपुजा। अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। इसे पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है केरल की पांबा नदी वेम्बनाड झील में गिरती है। नेक्स्ट आगे देखिए भारत की प्रमुख झील। अब हम देखेंगे भारत के प्रमुख झील के बारे में। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील। चिल्का झील ओडिशा है, ओडिशा में है चिल्का झील जो खारे पानी की एक लेगून झील है। तो ये याद रखना है कि जो चिल्का झील है वो मीठे पानी की झील है या खारे पानी की। तो चिल्का झील है खारे पानी की झील और ये सबसे बड़ी तटीय झील है। यह नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है और चिल्का झील जो है यह नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील को दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील को किससे? दाया और भार्गवी से नदी से क्या होता है? जल प्राप्त होता है। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर और गहराई 2 मीटर है। इस झील की लंबाई कितना है? 65 किलोमीटर, चौड़ाई है 8 से 20 किलोमीटर और गहराई है 2 मीटर। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील, क्षेत्रफल 230 किलोमीटर स्क्वायर, राजस्थान में है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील जो है वो सांभर झील है। सांभर झील है और इसका क्षेत्रफल है 230 किलोमीटर, राजस्थान में है। तो ये भी पूछा जाता है कि सबसे अधिक खारे पानी की झील जो है भारत में कौन सी है? तो ये सांभर झील जो है सबसे अधिक खारे पानी की झील है। ये राजस्थान में है और इसका क्षेत्रफल है 230 किलोमीटर स्क्वायर। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है। क्षेत्रफल 160 किलोमीटर स्क्वायर है। ये जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना इसी पे स्थित है। यानी कि जो तुलबुल परियोजना है किस झील पर स्थित है? बुलर झील पे स्थित है। नेक्स्ट देखिए है दिया हुआ है झील, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट है क्रम और फिर झील और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए यहाँ पे दिया है डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ये सबको पता होगा। शिकारा राइडिंग करने आप लोग जब गए होंगे कभी कश्मीर तो ज़रूर शिकारा राइडिंग किए होंगे डल लेक में। बुलर झील है जम्मू कश्मीर में। वेरीनाग झील है जम्मू कश्मीर में। मानस
बल झील है जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील है जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग झील है जम्मू कश्मीर में। नागिन झील है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है राजसमंद झील जो है, यहाँ पे देखिए राजसमंद झील जो है वो है राजस्थान में। पिछोला झील भी है राजस्थान में। करनसर झील है राजस्थान में। जयसमंद झील है राजस्थान में। फतेह सागर झील है राजस्थान में। डिडवाना झील है राजस्थान में। और लोकटक झील है मणिपुर में। तो ये देख लिए हमने कौन कौन झील कहाँ पे है। कभी कभी पूछ देता है कि कौन झील कहाँ पे है। आगे चलते हैं, देखिए और यहाँ पे दिया है सात ताल झील है उत्तराखंड में। यहाँ देखिए क्या है, सात ताल झील है उत्तराखंड में। नैनीताल झील भी है उत्तराखंड में। राकसताल झील भी है उत्तराखंड में। उसके बाद है मालाताल झील है उत्तराखंड में। देवताल झील है उत्तराखंड में। नौकुचिया ताल झील है उत्तराखंड में। खूर पाताल झील है उत्तराखंड में। उसके बाद सांभर झील है राजस्थान में। कलिवेली झील है तमिलनाडु में। खचे ओपलटी झील है सिक्किम में। नेक्स्ट देखिए है पुलिकट झील है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे देखिए पुलिकट झील जो है, ये देखिए पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु व पुलिकट झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में। हुसैन सागर झील है तेलंगाना में। कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील है ओडिशा में। लोनार झील है महाराष्ट्र में। वेम्बनाड झील है केरल में। अष्टमुडी झील है केरल में। पेरियार झील है केरल में। खज्जियार झील है हिमाचल प्रदेश में। तो हम देख लिए कौन झील कहाँ है। नेक्स्ट देखिए ये झील के बारे में ही थोड़ा एक्सप्लेन दिया हुआ है कि मतलब कौन झील पे कौन से बांध बनाए गए हैं। ये सब बांध जो है इन इकोनॉमी के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है जो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। देख रहे हैं। नेक्स्ट है पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बॉल्सन कहते हैं। आगे है ऊंट का डाल पुल डल झील के बीच में स्थित है और इसका अधिकांश भाग निषाद बाग से दिखाई पड़ता है। डल झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा जाएगा अगर कि किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है तो डल झील को। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट। यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इंटेक ने जर्मनी की सहायता से 17वीं शताब्दी के ऊंट कडाल पुल को पुनरुद्धार करने का फैसला किया है। आगे है चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली अल्पकालिक छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। कह रहा चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली अल्पकालिक छोटी झीलों को क्या कहते हैं? पलाया कहते हैं। इसमें वर्षा का पानी जमा होता है परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाली पलाया को सैलिनास कहते हैं। जहाँ पे अधिक नमक होता है पलाया में उसको क्या कहते हैं? सैलिनास। पलाया को अरब रेगिस्तान में खवारी तथा ममलाहा तथा सहारा में सिट्ट कहते हैं। पलाया को अरब रेगिस्तान में क्या कहते हैं? खवारी और ममलाहा तथा सहारा में सिट्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए सांभर एवं डिडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। नेक्स्ट देखिए है सांभर एवं डिडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। यहाँ पे देखिए सांभर एवं डिडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। सांभर झील को बॉल्सन का, डिडवाना झील पलाया का उदाहरण है। उसके बाद है कि देखिए सांभर एवं डिडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। सांभर झील बॉल्सन
बॉल्सन का डिडवाना झील पलाया का उदाहरण है। यानी कि पूछा जा सकता है कि सांभर झील किसका उदाहरण है, बॉल्सन का, और डिडवाना झील किसका उदाहरण है, पलाया का उदाहरण है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा झील है, चोलामू झील है। नेक्स्ट है तिस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। तिस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो चोलामू झील से तिस्ता नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील किस उद्गार से बनी है, तो ये ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। यह एक क्रेटर झील है और यह एक जो है क्रेटर झील भी है। तो क्रेटर झील कौन सा क्रेटर होता है, तो वहाँ पे ना गड्ढे के समान बन जाता है, और या फिर कोई किसी प्लेनेट का टुकड़ा वहाँ पे आके गिर जाता है तो वहाँ पे गड्ढे के समान हो जाता है, उसको क्रेटर झील कहते हैं, और ये लोनार झील इसी का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए है उकाई, कहाँ पे है उकाई, गुजरात में है। ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। तो उकाई कौन सा झील है, ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में बताइए कि कौन सा मानव निर्मित झील है और कौन सा जो है प्राकृतिक झील है। तो ये देखिए उकाई झील जो है वो गुजरात में है और ये ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर कहाँ है, राजस्थान में। एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। चंबल नदी पर स्थित झील है, और ये किस पे स्थित झील है, चंबल नदी पर। आगे है नागार्जुन सागर, नालगोंडा जिला तेलंगाना तथा गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर जो है नालगोंडा जिला तेलंगाना तथा गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी पर निजाम सागर तेलंगाना, कृष्णा नदी पर जो है वो तेलंगाना में है। मंजरा नदी पर तुंगभद्रा, मंजरा नदी पर देखिए ये यहाँ पे कह रहा है कृष्णा नदी पर कौन सा ये कौन सा है, तो निजाम सागर है। निजाम सागर कहाँ है, निजाम सागर। उसके बाद देखिए मंजरा नदी पर जो है मंजरा नदी और तुंगभद्रा नदी ये दोनों कहाँ पे है, कर्नाटक में है। और मंजरा नदी और तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। तो इसको फिर से देख लीजिए। देखिए कराती नागार्जुन सागर कहाँ है, तो ये नलगोंडा जिला तेलंगाना तथा गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और कृष्णा नदी पर निजाम सागर, यानी कि निजाम सागर बांध कहाँ है, कृष्णा नदी पर है, और ये है कहाँ, तेलंगाना में। नेक्स्ट देखिए कह रहा है मंजरा नदी पर और तुंगभद्रा नदी पर ये जो है तुंगभद्रा मानव निर्मित झील है। मंजरा नदी पर और तुंगभद्रा नदी कहाँ है, कर्नाटक में है। यहाँ पर ये दोनों नदी पे क्या है, मानव निर्मित झील है। आगे है लोकटक झील मणिपुर में है। ये तो सबको पता है, यूपीएससी में भी लोकटक झील के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि लोकटक झील मणिपुर में है। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और ये पूर्वोत्तर भारत में, पूरे भारत में नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की ये सबसे बड़ी झील है। इस झील को केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तो ये भी पूछा गया है क्वेश्चन में कि किस झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है, और वो तैर रहा है झील में। तो ये है लोकटक झील में, और लोकटक झील है मणिपुर में, और उस पार्क का नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ये। नेक्स्ट देखिए हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सा झील स्थित है, हुसैन सागर। हाँ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है कि पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील केरल एक लैगून झील है। मतलब कि पश्चिमी तट पर कौन सा झील है, वेम्बनाड झील है। ये कहाँ है, केरल में है। और ये कौन सा झील है, तो ये लैगून झील है। लैगून किसको कहते हैं, देखिए जब नदी ऐसे प्रवाहित होती है तो प्रवाहित होते होते ये अपना मार्ग बदल लेती है। जैसे ऐसे नदी प्रवाहित हुई, ऐसे यहाँ से इधर मार्ग बदल ली और फिर यहाँ पे ये मार्ग बदल ली, और ये वाला जगह छोड़ के इसको इस एरिया को छोड़ देती है, और फिर ये ऐसे बहने लगती है। तो ये एक छोटा सा बन जाता है झील के समान, तो इसको कहते हैं लैगून झील। तो यही कह रहा है यहाँ पे देखिए
कि पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील कहाँ पे है? केरल में है। एक लेगून झील है। इस झील में वेलिंगटन द्वीप है जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती है। यहाँ पर क्या होती है? राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 47A वेलिंगटन द्वीप पर ही है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 47A किस द्वीप पर है? वेलिंगटन द्वीप पर है। नेक्स्ट देखिए है पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील जो है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कौन सी झील है? लेगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में एवं 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। इसका जो है कितना प्रतिशत भाग? 84% भाग आंध्र प्रदेश में है और 16% भाग जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है। आगे है बैरियर टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है। बैरियर टापू का क्या नाम है? जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। इसको किससे अलग करता है? बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर कौन सा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है? सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। नेक्स्ट देखिए है यहाँ पे पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियाँ हैं। यहाँ पे देखिए पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत क्या है? अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी। पुलिकट झील के जल का प्रमुख स्रोत अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियाँ हैं। बकिंघम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में है। बकिंघम नहर जो है वो पुलिकट झील के किस हिस्से में है? पश्चिमी हिस्से में है। आगे है पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश नालौर जिला वाले हिस्से में 976 ईस्वी में तमिलनाडु यानी तिरुवल्लुर जिला वाले हिस्से में 1980 ईस्वी में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया गया। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश यानी कि नालौर जिला वाले हिस्से में 1976 ईस्वी में तमिलनाडु तिरुवल्लुर जिला वाले हिस्से में 1980 ईस्वी में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया गया। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी को गोखुर झील कांवर झील बिहार में है जो बूढ़ी गंडक नदी के घुमावदार होने के कारण बनी थी। तो ये तो सब जानता है कि जो कांवर झील जो है गोखुर झील है ये कहाँ है? बिहार में और ये बिहार के बेगूसराय जिला में है। और एशिया का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है ये। और ये बना था कैसे? तो बूढ़ी गंडक नदी के घुमावदार होने के कारण बनी थी। नेक्स्ट देखिए है भारत के प्रमुख जलप्रपात। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।